हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वह देखेंगे 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे रिलेटेड सारे प्रश्न लेकर के आए हैं। और देखिए, यहाँ जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी, वो प्रश्न हम हल करा रहे हैं। अभी विस्तृत प्रश्न इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वह हमारा क्लास जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। देखेंगे विस्तृत प्रश्न को सनवाइज या देखेंगे जैसे तैसे वह भी सॉल्व कराएंगे। देखिए दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, बेशक ये हस्तलिखित क्वेश्चंस हैं या थोड़े से हम डिजिटल नहीं इसे कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी प्रश्न है ये बहुत ही सटीक प्रश्न बनाए गए हैं क्योंकि ये कहीं न कहीं पेपर में आया हुआ है। और इस उम्मीद से ये वीडियो बनाते हैं कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन है तो 2 से 3 4 तक क्वेश्चन तक आपका बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो इसे आप लोग गंभीरता पूर्वक अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं और यहीं से आने हैं। और क्लास को निरंतर देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स में अपने राय जरूर दीजिए कि क्लास कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, किस लेवल के थे, ये क्वेश्चंस बोर्ड के ही हैं या नहीं हैं। आप लोग भी अपने दोस्तों से विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के पेपर लीजिए, उससे भी कुछ मैच करिए, देखिए सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो वह कहां से था? जर्मनी से। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? देखिए, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फेडरिक विलेम प्रथम, फेडरिक विलेम चतुर्थ। तो इसका जो आंसर है पहले से हम टिक कर रखे हैं, विलियम प्रथम। अब 4 विकल्प इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा। सत्रह सौ नवासी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो प्रजा और गण ये दोनों तो भूल ही जाइए। सीमित राजतंत्र, या कभी कभी पूछ सकता है निरंकुश, तो निरंकुश भी हो जाएगा यहाँ। निरंकुश का मतलब ये होता है कि जिस पर हम अंकुश ना लगा सके, जिसका विरोध ना कर सके, जिन्हें रोका ना जा सके, टोका ना जा सके, ऐसे शासन व्यवस्था को हम निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो यहाँ आपका है जर्मनी। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंगली, मुस्लिम। तो यहाँ जो है सिंगली समुदाय बहुसंख्यक है, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक है, या कह लीजिए सबसे अधिक है श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो यूनिक क्या दिख रहा? अलग। दिल्ली ये पूर्ण संघीय राज्य है, यानी जिन्हें आप केंद्र शासित कहते हैं। कभी कभी 4 विकल्प अच्छे से आप देखेंगे तो आपको जो अलग रहेगा वो अपने आप दिखना मतलब दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा, वही आंसर भी होता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो यहाँ अधिक सिंचाई या अत्यधिक सिंचाई। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है?
तो यहाँ बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन, चारागाह। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। आप लोग को लाल मिट्टी का हम लाइव एक वीडियो बना करके भेजेंगे कि लाल मिट्टी देखिए ये है, इसकी विशेषता ये है। तो यहाँ इसका पहले देखते हैं आंसर क्या होगा। काली मिट्टी, यह कपास के खेती के लिए सबसे अच्छी या सर्वोत्तम किस्म की मिट्टी मानी जाती है। हेमेटाइट, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। तो यह लौह अयस्क यानी लोहे से संबंधित है, लौह अयस्क। आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि लोहा कितने प्रकार का होता है और कोयला कितने प्रकार के होते हैं। सबका नाम लिख करके भेजेंगे कमेंट्स में। आप भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब समय नहीं है, अन्यथा ठंड बहुत तेज लग रही है, आलस आ रहा है। तो वह दिन दूर नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा और आप परीक्षा सेंटर पर होंगे, तो पता चलेगा कि पढ़ाई कुछ हुआ ही नहीं, हम आ गए परीक्षा देने। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 125वां, 124वां, 129वां, तो 130वां। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आप लोग याद करिए। एक मार्क देखे होंगे, जो भी खाद्य सामग्री आप पीछे लेते हैं, पीछे एक मार्का लगा होता है, एक मार्क लिखा होता है। तो वही एक मार्क के बारे में पूछ रहा है। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। जो भी खाद्य सामग्री होते हैं लेते हैं तो वहां पे ये पाए जाते हैं। पीछे एक मार्का लगा होता है, यह सरकार की एक मार्का होती है। ये कह लीजिए कि उनके तरफ से ये सुनिश्चित किया जाता है कि यह खाद्य पदार्थ आपके खाने योग्य है, वही एक मार्क होता है। अब यहाँ शुरू होता है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न। 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के दो कारण लिखिए। 1929 में हुई महामंदी के दो कारण ये हैं। शेयर बाजार में गिरावट, 28 अक्टूबर 1929 को ब्लैक मंडे के दिन शेयर बाजार में गिरावट आई और डाउ जोन्स औसत के करीब 13% गिर गया। ये क्या है? डाउ जोन्स मतलब यह एक शेयर मार्केट का ये कह लीजिए व्यापार, उसमें बहुत तेजी से लगभग गिरावट हुई। लगभग वो कितना गिर गया? 13%। इसके बाद एक महीने में डाउ के मूल्य का आधा हिस्सा खत्म हो गया। सोने का मानक, तो देखिए इस पर क्या हुआ, राष्ट्रपति हूवर ने गोल्ड स्टैंडर्ड को देश की मुद्रा गेज के रूप में बनाए रखा। इससे सोने के भंडार वाले अमेरिकी शेयरधारक सोने के मूल्य को लेकर चिंतित होने लगे। महामंदी के कुछ और कारण होते हैं, इनको देख लेंगे। देखिए ऊपर जो लाइन पढ़े हैं उस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। महामंदी होता क्या है यहाँ देखिए। मार्जिन पर शेयर खरीदना, व्यक्ति और निगमों द्वारा ज्यादा उधार लेना, कृषि उद्योग का पतन, सरकारी नीतियां, बैंक विफलताएं और दहशत, मुद्रा आपूर्ति का पतन। ये सब क्या है? महामंदी का कारण है। अर्थात देश की आर्थिक व्यवस्था में कमी आना, गिरावट आना ही महामंदी होता है। लोकतांत्रिक शासन के कोई दो लाभ बताइए। लोकतांत्रिक शासन के दो लाभ ये हैं, क्या क्या? आजादी, लोकतंत्र में लोगों को अपनी राय रखने और अपने अधिकारों का आनंद लेने की आजादी मिलती है। दूसरा है भागीदारी, ये सब लोकतंत्र के ही वजह से हो पाता है। लोकतंत्र में लोगों को सरकारी फैसलों नहीं, फैसले हैं,
में फैसलों में सरकारी फैसलों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, वे चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं और अपनी राय देने में सक्रिय रह सकते हैं। और भी कुछ लोकतंत्र की बातें हैं, देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र में गलती सुधारने का मौका मिलता है। लोकतंत्र में चुने हुए लोगों की जिम्मेदारी तय होती है। लोकतंत्र में जनता के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ता है। तो ये सब किन कारणों से हो रहा है? लोकतंत्र, अगर ये आजादी, ये स्वतंत्रता नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए ये 3 सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, व्यापारिक नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना, बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास करना, व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना। विदेशी व्यापार से जुड़ी कुछ और बातें। विदेशी व्यापार किसी देश की सीमाओं के बाहर होने वाली व्यापारिक गतिविधियों को कहते हैं। विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात शामिल होता है। विदेशी व्यापार से नज़दीकी और दूर दराज के देशों के साथ आर्थिक अंतर्संबंध बढ़ता है। विदेशी व्यापार से साझेदारी मजबूत होती है और समझ बढ़ती है। तो ये था विदेशी व्यापार। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें खदानों से खोद कर निकाला जाता है। एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, ठोस, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि। वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया? वैश्वीकरण ने व्यापार बाधाओं को कम किया। दुनिया भर की सरकारों ने टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम किया, जिससे कंपनियां अपने माल और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात कर पाने में आसानी हुई। वैश्वीकरण की वजह से व्यापार और निवेश के क्षेत्र में देशों के बीच एकीकरण बढ़ा है। इससे एक देश की तकनीकी, पूंजी और श्रम का इस्तेमाल दूसरे देशों में होने लगा है। ये सब किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों को नए अवसर दिए हैं। उदाहरण के लिए भारत में कंपनियां लंदन की कंपनियों के लिए पत्रिका प्रकाशित करती हैं और कॉल सेंटर चलाती हैं। तो ये सब वैश्वीकरण के ही अंतर्गत होता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? कोई 3 कारण बताइए। दूसरी ओर सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि भारत में सूर्य की प्रचुरता यानी सूर्य की रोशनी निरंतर भारत के ऊपर पड़ते रहती है। सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, प्रदूषण कम करती है और सुरक्षा में सहायक है। इसके अलावा सौर पैनल की लागत में कमी आई है, जिससे यह
अधिक सुलभ हो गया है। खरीफ फसलों के कोई दो उदाहरण दीजिए। खरीफ फसलें, ये फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं और इनका फसल मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। सीधा समझिए, जो खरीफ की फसलें होती हैं जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर सितंबर लास्ट और अक्टूबर तक ये क्या किए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें। लाइक क्लास को जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। धन्यवाद।